जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बिलाल कियानी है और मैं यूनिवर्सिटी एंड आईएनएफएन टोरिनो एक इटालियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से मैं यहाँ पे एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। और सर में मुझे काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। और मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद। मैं काम करता हूँ टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी यूएस के साथ। पोस्ट डॉक हूँ। और मुझे भी सीएमएस के साथ काम करते हुए लगभग 11 साल हो गए। आज बेसिकली हम आपको सीएमएस का विजिट करवाएंगे। अगर आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा कि शोएब भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा कि सर्न एक पार्टिकल फिजिक्स न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी है जो इस वक्त शेयर दिस स्लाइड्स जो बेसिकली अगर आप इस मैप में देखें तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के ऊपर बनती है। और ये 27 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है जिसमें प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है। और इन प्रोटॉन्स की कोलिजन्स नियरली स्पीड ऑफ लाइट पे की जाती है। तो जो बुनियादी नजरिया है जिसके मुताबिक ये काम हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये ये है कि हम पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पे एक्सलेट करा के कोलिजन कराते हैं और उस तरह की कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं जो जो एट द टाइम ऑफ बिग बैंग हुई थी, ताकि हम अपनी यूनिवर्स को एक अर्ली टाइम पर समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप जो देख सकते हैं, जो कोलिजन होता है वो 4 पॉइंट्स पे होता है, जहाँ पे 4 मेजर एक्सपेरिमेंट इंस्टॉल हैं। तो आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इसको हम पॉइंट 5 भी कहते हैं, और सीएमएस इस एक्सपेरिमेंट का नाम है जो यहाँ पे मौजूद है। 100 मीटर अंडरग्राउंड है, और इस टाइम जो है वो एंड ऑफ द ईयर ब्रेक चल रही है। सो हमारे पास चांस होगा कि हम 100 मीटर अंडरग्राउंड जाएं, और जो आज है हम डिटेक्टर को भी देख सकेंगे उसकी जो है वो खुली हालत में, क्योंकि कुछ लोग जो है वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं और रिपेयर हो रहा है। तो आज हमारे पास चांस होगा कि हम जो है बिल्कुल नीचे टनल में, एक्सपेरिमेंटल जो टनल है उसमें भी जा सकेंगे। अ, तो जो डॉक्टर बिलाल हैं ये हेल्प करेंगी मेरे। मैं इधर कंट्रोल रूम में हूँ, ये सरफेस के ऊपर है। तो मैं कंट्रोल रूम में ही रहूँगा, और ये जो है ये नीचे जाएंगे और ये आपको जो पूरा एक्सपेरिमेंटल एरिया है वो दिखाएंगे। हाँ जी, मैं आपको तकरीबन 100 मीटर नीचे लेके जाऊंगा जहाँ पे सीएमएस एक्सपेरिमेंट है। इस मैप में अगर आप देखें तो ये पीछे आपको जिनीवा लेक नजर आती है। 4 कोलिजन पॉइंट्स जो अहमद ने बताया, जैसे उनमें से एक सीएमएस है, एक एटलस है। ये दो जर्नल पर्पस डिटेक्टर कंसीडर होते हैं। इसके अलावा एक एलएचसी बी है जो बी फिजिक्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और एक एलिस एक्सपेरिमेंट है जो हैवी आयन फिजिक्स या क्वार्क लोन प्लाज्मा की स्टडी के लिए होता है। तो बेसिकली एलएचसी के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा हम तकरीबन एक माह हर साल 4 वीक्स के लिए हैवी आयन्स को भी कोलाइड करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा स्कीमेटिक ओवरव्यू है सर्न एक्सेलरेटेड कॉम्प्लेक्स का। आप जैसे देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स की एक्सेलरेशन है वो बेसिकली सेवरल स्टेप्स के अंदर होती है। जो फर्स्ट स्टेप जहाँ से बेसिकली वो स्टार्ट होता है वो एक लिनक 2 है, फिर पार्टिकल्स बूस्टर्स के अंदर जाते हैं, फिर बूस्टर से पीएस में, पीएस से एसपीएस में, और फाइनली एलएचसी में। आपकी जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो पर बीम अबाउट 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जबकि जो स्पीड होती है वो 99.79% टू द क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। और फिर जब ये पैरामीटर्स अचीव होते हैं तो हमारे पास कोलिजन्स होती हैं इन 4 पॉइंट्स के ऊपर। तो जो बड़ी आपको टनल दिखाएगी एलआईसी टनल, तो उसमें दो बीम होती हैं हमेशा ही, एक क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज। और जो कोलिजन है वो 4 पॉइंट्स जो येलो पॉइंट्स हैं, सीएमएस, एटलस, एलएचसीबी और एलएस, वहाँ पे दो जो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज बीम है, उनको एक दूसरे को क्रॉस करने की इजाज़त दी जाती है। तो वहाँ पे जो है वो कोलिजन्स होते हैं और डेटा रिकॉर्ड करते हैं ये चारों एक्सपेरिमेंट्स। तो ये वही स्कीमेटिक है, उसको थोड़ा सा दिखाया गया है कि कैसे जेर जमीन हम जो है वो कितने नीचे हैं। और वहाँ पे चारों एक्सपेरिमेंट और टनल की भी एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। इसके अलावा ये इन्हीं 4 एक्सपेरिमेंट्स की स्कीमेटिक फोटोज हैं। जैसे सीएमएस, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम आज देखेंगे। सीएमएस स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनोइड। एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसको एटलस बोलते हैं, अ लार्ज टोरॉइडल अपरेटस। और देन एलिस एक्सपेरिमेंट है और एलएचसीबी है इसी तरह।
मूविंग ऑन टू दिस लेयर्स ऑफ द CMS। तो CMS एक बेसिकली अगर आप देखें तो एक ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर है। इसको ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी काफी सारी लेयर्स हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बेसिकली सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जैसे सिलिकॉन ट्रैकर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। दे कुड बी इधर पिक्सल्स और स्ट्रिप्स, आई मीन उनके साइज में फर्क होता है। उसके बाद हमारे पास कैलोरीमीटर्स आते हैं, जो पार्टिकल्स की एनर्जी लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और चार्ज और न्यूट्रॉन हाइड्रॉन्स की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो की एलिमेंट है CMS के अंदर, वो उसका सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड आपको पता है कि बेसिकली इट्स अ कॉइल, बट हाँ यहाँ पे वो नॉर्मल कंडक्टर की जगह उसको एक सुपर कंडक्टर यूज किए गए हैं, जो नायोबियम टाइटेनियम से बना होता है और जिसमें हम हाई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करके 3.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये बाहर वाला आप लाल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली आयरन रिटर्न योक्स हैं और इनके अंदर हमारे पास मियोन सिस्टम है। सो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है CMS की, जो आपके सामने प्रेजेंट की गई है। तो ओवरऑल जो आपको नजर आ रहा है CMS, ये इसका वजन 14,000 टन है, 15 मीटर हाइट है और कुछ 25 से 28 से 30 मीटर जो है वो इसकी लंबाई। और जो बिल्कुल दरमियान में आपको ग्रे पाइप नजर आ रहा है, ये वो पॉइंट है, ये बीम पाइप है। इसके अंदर कोलिजन्स होते हैं और डिफरेंट पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो सारे पार्टिकल फिर बीम पाइप से फ्लाई करके जो है वो हमारे डिटेक्टर में आएंगे। और जैसे ये बता रहे थे कि ओनियन लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका जो मकसद है वो ये है कि जो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं बीम पाइप के अंदर, उनकी जो मेजरमेंट की जाएगी वो डिटेक्टर के डिफरेंट हिस्सों में की जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स की डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जो सबसे पहले सिलिकॉन है, ये अभी कुछ चार्ज पार्टिकल गुजरेगा तो इसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये छोटी छोटी जो चिप्स हैं, हमें जो है उसमें से किसी एक चिप से आपको जो है वो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव होता है, जिसको आप एम्पलीफाई करते हैं। तो ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं, 10 से 12 लेयर हैं। तो जब आप हर लेयर में एक हिट आपको मिलती है, और जब आप इन लेयर्स को कंबाइन करते हैं तो बेसिकली ये आपको उस पार्टिकल का रास्ता बताता है कि ट्राजेक्टरी बताता है उसकी, बिल्कुल। जहाँ से वो आया था। और इस रास्ते को, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये एक बेंडेड रास्ता होगा। उससे आप जो है वो उस पार्टिकल का मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। और जो आगे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैलोरीमीटर है। उससे हम जो है वो पार्टिकल्स की एनर्जीज मेजर करते हैं। तो दो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कैलोरीमीटर है। हेड्रोनिक है, जो स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल के को स्टॉप करता है और उनकी एनर्जी मेजर करता है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर है, जो फोटोन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, उनको रोकता है। और और इसके बाद जो बाहर जाते हैं वो बेसिकली हमारे या तो मियॉन्स होते हैं, जो मियॉन स्टेशन में जाते हैं, या फिर जो न्यूट्रिनो है, जो अनएस्केप्ड हमारे डिटेक्टर से जो है वो चला जाता है। उसको भी हम मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली, कि हम अज्यूम करते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस जो कोलिजन से पहले वो जीरो था, तो वो कंजर्वेशन के तहत बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो अगर आप सारे पार्टिकल्स का वेक्टर सम लें और उसको जीरो पे पुट करें, तो जो मिसिंग चीज होती है वो न्यूट्रिनो को असाइन की जाती है। ओके, सो ये उसकी ही डिस्क्रिप्शन है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर की हमने बात की। जैसे अमन ने पहले बताया कि सिलिकॉन ट्रैकर पार्टिकल की ट्रेजेक्टरीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैलोरीमीटर्स हैं जो एनर्जीज को मेजर करते हैं फॉर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल चार्ज, सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, वो यहाँ पे डिटेक्ट होते हैं आपके। तो उनकी आपकी डिस्क्रिप्शन भी ये कलर, डिफरेंट कलर ट्रैक से रिप्रेजेंट है। फिर उसके बाद हेड्रॉन कैलोरीमीटर रहता है, वो हेड्रोनिक किस्म के पार्टिकल, चार्ज और न्यूट्रल हेड्रॉन्स को। उसके बाद ये पार्ट आपका सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड है, एंड फाइनली यू हैव द मीन सिस्टम। वन की थिंग जो आप नोटिस करेंगे कि सारे पार्टिकल्स, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, दे आर डिटेक्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो जो एक पार्टिकल जो सबसे बाहर अपनी एक ट्रेजेक्टरी छोड़ते हुए जा रहा है वो मियॉन्स है। इसकी वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर है कि इट्स हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल एंड इट कैन गो थ्रू बेसिकली एनीथिंग। ओके, सो ये एक इवेंट डिस्प्ले आपको दिखाया है जस्ट के
विजुअली हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन यू कोलाइड। सो जब हम कोलाइड करते हैं, इट्स नॉट कि एक सिंगल प्रोटॉन से कोलाइड करता है, बल्कि एक बंच होता है प्रोटॉन का और दूसरा बंच, तो बेसिकली बंच कोलाइड करते हैं। तो एट द सेम टाइम एक से ज्यादा प्रोटॉन कोलाइड कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा वर्टिसेस होते हैं आपके पास जहां से पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट वर्टेक्स सेलेक्ट किया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सो ये एक इवेंट डिस्प्ले आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक वर्टेक्स दिखाया गया है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ है दो प्रोटॉन्स या पार्टन्स के दरमियान, और वहां से जो है वो जितने भी येलो ट्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं और ग्रीन, वो डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स हैं जो फ्लाई करके सीएमएस डिटेक्टर में एंटर होते हैं, जिनको वो रिकॉर्ड करता है, और ये डेटा हम सेव करते हैं जिसको हम बाद में फिजिक्स पर्पस के लिए एनालाइज करते हैं। ये बात समझनी चाहिए हम सबको कि LHC एक हेड्रॉन कोलाइडर है, विच मीन्स कि हम प्रोटॉन्स को जब एक्सेलरेट करते हैं, आपको पता है कि प्रोटॉन्स 3 किस्म के कॉक से मिलकर बना हुआ है, UUD। तो जब उनकी इंटरेक्शन होती है तो उससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फॉर एग्जांपल हम CMS में उनको जेट्स कहते हैं, जो हाइड्रोनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं, कॉक की हाइड्रोनाइजेशन से। तो ये काफ़ी किस्म की ऐसी अनवांटेड QCD बैकग्राउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम CMS के लिए या अपने एनालिसिस के लिए ज़्यादा वांटेड नहीं होता। तो हमें बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती हैं कि जो हम इन बैकग्राउंड्स को अपने एनालिसिस में रिड्यूस करें। ओके, सो ये वही है जो जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि जब आप कोलाइड करते हैं एक बंच को दूसरे बंच से, तो एक प्राइमरी वर्टेक्स नहीं होता आपके पास, बल्कि यूजली एवरेज जो है CMS में वो 25 से 30 जो है वो कोलिजन्स होते हैं। तो इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट येलो पॉइंट्स हैं, ये वो प्राइमरी वर्टिसेस हैं जहाँ पे कोलिजन हुआ है, लेकिन इनमें से एक सेलेक्ट किया जाता है, और वो एक सेलेक्ट इस तरह किया जाता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हुई हो के दरमियान, और हार्ड स्कैटरिंग हो। और हार्ड स्कैटरिंग क्या होती है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोटॉन्स के अंदर पार्टन्स होते हैं, और अगर आपका जो कोलिजन है वो इतना स्ट्रांग है कि जो पार्टन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या एक पार्टन एक्सचेंज हो गए हैं एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन्स के साथ, और वो जो प्रोसेस प्रोड्यूस होता है उसको हम हार्ड स्कैटरिंग प्रोसेस कहते हैं। सो बेसिकली हम जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो हार्ड स्कैटरिंग प्रोसेस में होते हैं। तो जो हार्ड स्कैटरिंग प्रोसेस है, हम हर 25 नैनो सेकेंड बाद एक कोलिजन करते हैं, तो जो रफली एक 40 मेगा कोलिजन एक सेकंड में हो रहे होते हैं। तो ये सारे इवेंट इंटरेस्टिंग नहीं होते हमारे लिए। तो क्या किया जाता है कि CMS में एक ट्रिगर सिस्टम है जिसके साथ बहुत सारे जो इवेंट्स हैं, जो जस्ट इलास्टिक स्कैटरिंग है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की, या इस किस्म के इवेंट्स जिनमें काफ़ी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई दो और पार्टन्स एक्सचेंज नहीं हुए, उनको जो है वो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो बेसिकली हम इस किस्म के जो काफ़ी सारे कोलिजन्स हो रहे होते हैं उनमें से सिर्फ वो सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं फिजिक्स एनालिसिस के लिए जिनमें हार्ड स्कैटरिंग हो, और उस वर्टेक्स को हम प्राइमरी वर्टेक्स कहते हैं। तो अब हम जो है अगर मैं मेंशन कर दूं कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शुएब साहब और उनके साथी जो उधर हैं, आप किसी भी टाइम हमें रोक सकते हैं, विजिट के दौरान क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा बात करनी चाहिए और किस चीज़ पे कम। और जो दूसरे अटेंडर्स हैं कोई भी, उनको अनम्यूट करने की पावर नहीं, लेकिन जूम में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप करके हमें भेज दें, और हम जैसे ही देखेंगे हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो अब तो हम टूर के दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। डॉक्टर बिलाल मेरे पीछे वो रेडी है नीचे अंडरग्राउंड जाने के लिए, सो आई हैंड ओवर टू हिम। ओके, सो बेसिकली नीचे जाने से पहले CMS का कंट्रोल रूम दिखाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे इस वक्त शिफ्ट लीडर बैठे हुए हैं। और इस कंट्रोल रूम का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि CMS की कोलिजन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त डेटा
क्वालिटी को इंश्योर करना, और हम जो भी डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उसको हम लूज ना करें। तो यहाँ पे 24/7 हमारे पास शिफ्ट क्रू होता है। एक शिफ्ट तकरीबन 8 घंटे की होती है, और एक शिफ्ट क्रू जब जाता है दूसरा उसको रिप्लेस करता है, एंड वी कीप ऑन टेकिंग डेटा 24/7। तो यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट लीडर है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज द इंचार्ज ऑफ द कंट्रोल रूम। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इनके नीचे काम करने वाले ट्रिगर शिफ्टर, डाटा क्वालिटी मैन, डाटा एक्विजिशन शिफ्टर जो आजकल यहाँ नहीं है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम डाटा नहीं ले रहे और सीएमएस इस वक्त बंद है। और इस साइड पे हमारे पास एक टेक्निकल शिफ्टर होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सीएमएस की टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज हैं या उनकी मॉनिटरिंग करना यहाँ पे, वो उस सिलसिले में यहाँ पे एक टेक्निकल शिफ्टर भी होता है। इनके पास सीएमएस की तमाम तर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कंट्रोल्स होते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर इशू होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ, क्योंकि आपने देखा कि आप नीचे भी जाके देखेंगे कि सीएमएस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट और क्वाइट अ लॉट। तो प्रॉब्लम इन जनरल हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई हाई वोल्टेज चैनल है, लो वोल्टेज चैनल ट्रिप कर गया है, कुछ और मसला है, उनको एड्रेस करने के लिए जो ये शिफ्टर हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, जो आप ये एक डैशबोर्ड सा देख रहे हैं। इसमें बेसिकली आप डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डिटेक्टर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, और किसी किस्म का अगर अलार्म है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे अपीयर होता है, जिसको हम इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। तो मूविंग ऑन, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे सीएमएस की तरफ, जो तकरीबन 100 मीटर ज़मीन है। तो हम उसके एंट्रेंस की भी आपको एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो आपको दिखाएंगे। वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कनेक्शन जो है वो बुरा हो जाता है। तब तक मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और साथ में अगर उनका कैमरा में हमें जो जो नजर आता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो इट्स सेफ फॉर ह्यूमंस टू गो इनसाइड। तो इस केस में इस तरह के डोर्स बनाए जाते हैं, और उन लोगों को सिर्फ एक्सेस दी जाती है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग्स हो, और रेडिएशन प्रोटेक्शन ट्रेनिंग्स हो, सेल्फ रेस्क्यू मास्क, जो मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग्स है। them, we don't अगर see आप उसको picture from इंश्योर, them. सॉरी, Okay, now we see you. okay, so I am entering now into the CMS, basically going down to the CMS area. ये जो डोर है जहाँ पे वो अभी खड़े हैं, इसमें बेसिकली एक सेफ्टी डोर है। यहाँ पे आप अपना डोजीमीटर इन करते हैं, लेजर चेक करता है कि एक ही बंदा है, और फिर आप अपनी रेटिना स्कैन करते हैं। तो जब आप रेटिना स्कैन करते हैं तो अगर आपको एक्सेस है तो वो डोर का दूसरी साइड जो है वो ओपन हो जाती है। तो इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव एरिया जहाँ पे सिर्फ चंद लोगों को एक्सेस है जो जो सेफ्टी कोर्सेज और ये सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल है। तो अभी वो उस एरिया के अंदर एंटर हो गए और वो लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो लिफ्ट में भी थोड़ी देर, 20 सेकंड जब उनको नीचे जाने में लगेंगे। सो अगर कनेक्शन बुरा हुआ तो हम उधर की बजाय जो है वो इधर कंट्रोल रूम से बात करेंगे, और फिर जैसे ही वो नीचे पहुंच जाएंगे तो हम जो है दोबारा बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एरिया है, ये जो डोर्स हैं, ये यहाँ इस एरिया की जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करते हैं। पर सरफेस पे भी हैं, और नीचे जो डिटेक्टर एक्सपेरिमेंटल वाली कैरवन है वहाँ पे भी है। तो अभी हम जो कैमरा में आपको दिखा रहे हैं वो हम इस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे एलिवेटर है, जहाँ से नीचे जाते हैं। सो बेसिकली ये एक सो हमारे पास दो सेपरेट टनल्स हैं, एक ये वाली जिसके अंदर एलिवेटर इंस्टॉल है, और एक बड़ी वाली है जो स्पेशली डिटेक्टर को लोअर करने या जो है वो उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास जो ये So, क्या या गो so अहेड। basically
बेसिकली अभी हम जो है वो सीएमएस की जो सर्विस कैवरन है वहां पे जा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे नीचे जेर जमीन दो कैवरन या गार्स बनाई गई हैं। एक को अंडरग्राउंड यूएससी अंडरग्राउंड सर्विस कैवरन कहते हैं और दूसरे को अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल कैवरन। ये दोनों कैवरन जो हैं उनको सेपरेट किया गया है विद अ लॉट ऑफ कंक्रीट इन बिटवीन। तो आप हमेशा जो है वो आ सकते हैं इस एरिया में जहां पे हम पहले जाएंगे, जिसको यूएससी बोलते हैं या सर्विस कैवरन बोलते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कैवरन में जाने के लिए आपको तभी आप जा सकते हैं जब कोलिजन्स ना हो रही हो या एक्सपेरिमेंट ना चल रहा हो, तभी हम जा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह रेडिएशन है। तो इन दो मुख्तलिफ हिस्सों को बनाने की वजह यही थी कि आपकी तमाम तर नेसेसरी इक्विपमेंट जो है उनको इंस्टॉल किया गया है इस जगह पे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है सीएमएस के अंदर ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, तो वो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द एक्सपेरिमेंटल गैप। तो अभी आप मेरे सामने एक मीटर देख रहे हैं। ये तकरीबन 33 मीटर से वापस आ रही है लिफ्ट, और हम आपको अंदर जाके दोबारा दिखाएंगे कि ये जो अ, तकरीबन 88 मीटर्स तक हम नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद हम वॉक करेंगे जो मेन एक्सपेरिमेंटल कैवरन है वहां पे, और उसकी बेस ऑलमोस्ट 100 मीटर्स जो है वो डीप है। तो अहमद आप टेक ओवर कर लें क्योंकि हम कनेक्शन लूज करेंगे यहाँ पे। ओके सो अब बिलाल लिफ्ट से नीचे जाने की ट्राई करेंगे और मैं आपको वही जो पिक्चर हम शेयर कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एरिया के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम बेसिकली जा कहाँ रहे हैं। तो अभी जो मैंने बताया हमारे पास दो सेपरेट टनल हैं। इस पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है एक PM54 है और एक PX56 है। तो ये दो दो सेपरेट एरियाज हैं। जो ये वाला है 56, ये बेसिकली वो है जहाँ पे डिटेक्टर इंस्टॉल है, और दूसरा जिसमें लिफ्ट इंस्टॉल है। और ये वाला जो एरिया है इसको सर्विस कैबिन में बोलते हैं। इसमें वो वाला ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है जो एक तो हमें PM54 में हमें, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, तो आप सारी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको डिटेक्टर के ऊपर नहीं चाहिए वो आप इधर इंस्टॉल की हुई है। इसकी दो वजह है कि एक तो आप अगर रनिंग के दौरान आपको कुछ भी रिप्लेस करना पड़ता है तो इस एरिया पे एक्सेस होती है, आप आराम से जाके रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड के जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पे रेडिएशंस नहीं है, सो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेडिएशन हार्ड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड का भी सेंसिटिव नहीं है, वो टेक्नोलॉजी चीपर भी होती है। और वो हम जो है वो इधर इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिटेक्टर के ऊपर ही आपको चाहिए वो डिटेक्टर के ऊपर इंस्टॉल है। इसके रिपेयर जो है वो साल में एक दो दफ़ा पॉसिबल होते हैं। बड़े रिपेयर हर 2-3 साल बाद जो हमारा लॉन्ग शट डाउन होता है उसमें होते हैं, और जो रिलेटिवली क्विक रिपेयर्स होते हैं वो हर साल के एंड पे ब्रेक। तो इस साल जो हमें अभी एंड ऑफ द ईयर ब्रेक चल रही है। अ, तो आज हम इस एरिया में PX56 में भी जाएंगे। जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो फिर हम नीचे वाला कैमरा तो, डिस्प्ले करेगा आपको। अगर तो बैक बेसिकली इस वक्त मैं अंडरग्राउंड सर्विस कैवरन के अंदर हूँ जो तकरीबन 88 मीटर नीचे है। जिस रूम में मैं मौजूद हूँ इसे काउंटिंग रूम कहा जाता है। काउंटिंग रूम क्यों कहा जाता है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप कुछ रैक्स देख रहे होंगे जिसमें आपको एलईडीज नजर आ रही हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी, बट दीज आर सम कंप्यूटर्स जो एफपीजीए बेस्ड वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं। और ये जितनी भी वायर्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो फाइबर्स को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेटा ट्रांसफर के लिए। तो जब हमारे पास जो इस वक्त एक्सपेरिमेंट है वो इस वॉल की उस तरफ तकरीबन 8-10 मीटर उस तरफ को लगा हुआ है। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी भी डिटेक्टर से पास होता है, चाहे वो गैसियस डिटेक्टर है या सिलिकॉन डिटेक्टर्स हैं, तो उस हिट को, उस सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट कन्वर्ट करके ट्रांसमिट किया जाता है इन कंप्यूटर्स के पास। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सीएमएस का माइंड है या ये दीज आर द डिसीजन मेकर्स फॉर सीएमएस, इट विल नॉट बी रॉन्ग। जितना भी डेटा आ रहा है वो फर्स्ट लेवल इस पोजीशन पे आता है। नाउ नॉट ऑल ऑफ दिस डेटा, ये सारे का सारा हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होता। इसकी वजह यह कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग फिजिक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं, और उस तरह के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कलेक्ट करना चाह रहे हैं, बाकी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
ये जो सारा मैकेनिज्म है ये यहाँ पे इन कंप्यूटर्स के अंदर होता है, जिसको लेवल 1 ट्रिगर मैकेनिज्म कहते हैं। सो हमारे पास जो रेट है इट्स अबाउट 40 मेगाहर्ट्ज, और इसको इन कार्ड्स के जरिए अबाउट 1 किलोहर्ट्ज तक कन्वर्ट किया जाता है। तो दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड, क्योंकि वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, या उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, या इस तरह के कोई बहुत सारे चेक्स और एल्गोरिदम्स हैं जो इसके ऊपर चलते हैं, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला किया जाता है कि एक इवेंट को हम स्टोर करें या उसको डिस्कार्ड करें। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ ये लाल किस्म के रैक्स देख रहे होंगे। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे डिटेक्टर्स हैं उनकी ऑपरेशनल वोल्टेज जो है वो हमेशा 220 वोल्ट नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि हम अपने डिटेक्टर्स को मार्केट से खरीदें और उसको अपने पावर प्लग में लगाएं एंड वी आर गुड टू गो। तो उनकी बड़ी स्पेशलाइज्ड हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज सेटिंग्स होती हैं जिसपे वो ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मियॉन सिस्टम्स है, आरपीसीज, आई एम श्योर के डॉक्टर शोएब ने इसके ऊपर काम किया हुआ है और वो आप मुझसे भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वो ये है कि उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग हाई वोल्टेज है अबाउट 9000 वोल्ट। तो सिंपली इस तरह की वोल्टेज हम अपनी मेन स्विच से तो ले नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड किस्म के इक्विपमेंट है। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये एक इटालियन कंपनी है काइन, जो हाई वोल्टेज सिस्टम यूजुअली बनाती है। और ये हमारी जो भी नीड्स होती हैं डिटेक्टर की, हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि हमें इस हाई वोल्टेज के ऊपर या इस किस्म के करंट के ऊपर या इस पावर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड किस्म का इक्विपमेंट चाहिए जो रेडिएशन हार्ड भी हो। जैसे सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर आल्सो इनसाइड द एक्सपेरिमेंटल कैबिन, तो हम वहां जाएंगे, वहां देखेंगे। उनकी रेडिएशन हार्डनेस भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको एक ऐसे जोन में रखे हैं जहां पे रेडिएशन हैं, तो ओवर टाइम उनके परफॉर्मेंस अगर वो रेडिएशन हार्ड नहीं है तो डिग्रेड हो सकती हैं। तो इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स जो जरूरी हैं सीएमएस को ऑपरेट करने के लिए, वो इस कैवरन के अंदर या अंडरग्राउंड सर्विस कैवरन जिसे कहते हैं यूएससी में आपको दिखे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पीएलसीज हैं। ये स्ट्रिप्स का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर इनमें पावर कभी भी कट नहीं होती। इवन जब कोई कोई जर्नल इमरजेंसी हो जाए, बाकी हर जगह पावर कट हो जाएगी, जिन पे ये स्ट्रिप्स मौजूद हैं यहाँ पे हमेशा पावर रहेगी। इसकी वजह यह है कि पीएलसी हमारे लिए एक ऐसा लॉजिकल कंट्रोल है जो सीएमएस की सेफ्टी को इंश्योर करता है, तो ये हमारे लिए बड़े जरूरी है। इसके अलावा मैं कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे रेजिस्टिव प्लेट चैम्बर्स में, और डॉक्टर शोएब ने इसके ऊपर डायरेक्टली काम भी किया हुआ है। वो बुनियादी तौर पर ये हाई वोल्टेज सिस्टम्स हैं। हम पास नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हाई वोल्टेज ऑपरेट हो रही है, लेकिन अगर मैं दिखा सकूं आपको, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आपको एक जगह पे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये दिखा हुआ नजर आएगा। तो ये सारे के सारे रैक्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान ने तकरीबन 2005 में ये कंट्रीब्यूट किया था सीएमएस के अंदर, और ये हमने बेसिकली हाई वोल्टेज सिस्टम्स प्रोवाइड किए थे जो आरपीसी डिटेक्टर्स, जो मियॉन डिटेक्टर्स है सीएमएस में, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक ये हमारा बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, एंड इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस के पाकिस्तान जैसे मुल्क भी या हमारे मुल्क भी साइंस और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर टू यू अहमद। ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा वो भी हम टाइम टू टाइम जो है वो अगर अटेंडेंस की तरफ से होगा उनको टाइप करके लिखना पड़ेगा, और अगर पैनलिस्ट की तरफ से होगा तो वो अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा हम साथ साथ भी लेते रहेंगे और एंड पे भी क्वेश्चन ले लेंगे। डॉक्टर अहमद, ऑडियंस से क्वेश्चन ले सकते हैं या? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले जी सकते जी आप जी ले सकते हैं। एक मिनट मैं एक बात कर लूं जिसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था कि सीएमएस के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेफ्टी करे इक्विपमेंट की भी और पर्सनल्स की भी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ, आप देख सकते हैं कि जेर जमीन आपको आना पड़ता है, यहाँ पे किसी भी किस्म का मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी, क्योंकि सीएमएस के अंदर जितने भी डिटेक्टर्स हैं उनके हम मुख्तलिफ गैसेस को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कहीं पे गैस लीक हो जाती है या फिर फायर हैजर्ड है, तो क्योंकि ये एक ऑक्सीजन का एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो जब फायर या इस तरह की गैस लीक्स में आपके पास ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आपके पास ये सायरन बजने शुरू होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई है,
और हमें कुछ मेजर्स लेने हैं। वो क्या है, इन रेड कैबिनेट्स के अंदर आपके पास ये मास्क होते हैं। हम बेसिकली इट वर्क्स लाइक स्कूबा मास्क। आप अपने नोज को प्रोटेक्ट करते हो और यू ब्रीद इन टू द बैग एंड इट गिव्स यू ऑक्सीजन। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है आप लंग से और ऑक्सीजन आपको रिटर्न करता है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। तो जैसे मैं बता रहा था कि उस डोर से एंट्री उन्हीं लोगों को मिलती है जो इन तमाम तर सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो और इन ट्रेनिंग्स को करने के बाद फिर आपको एक्सेस ग्रांट होती है और आप नीचे आ सकते हैं। ओवर टू यू। Is there any question from audience? Up till now, would you like कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अब तक? अगर कोई स्टूडेंट। चले एंड पे भी ले लेंगे, अभी हैं तो एंड तक लोगों को ज्यादा जो है वो टाइम मिल जाएगा। अभी जो ठीक है। ये इस एरिया में एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली अब हम एक्सपेरिमेंटल कैरवन में जा रहे हैं। सो एक्सेस है हमें एंड ऑफ द ईयर ब्रेक की वजह से। ये डोर जो है ये भी उसी तरह का बायोमेट्रिक डोर है जहाँ पे आप अपने डोजीमीटर को प्लग इन करते हैं। एक इंस्टॉल्ड एरिया है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको खड़ा रहना है। आप अपनी रेटिना को स्कैन करते हैं, तो उससे जो है वो एक्सेस ग्रांट होती है। आप देख रहे होंगे और जो सीएमएस का टेक्निकल स्टाफ नेओमी जो बिलाल के साथ है, सो वो एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ये रास्ता है बेसिकली एक्सपेरिमेंट की तरफ। लेफ्ट साइड पे ये सारा कंक्रीट है जो आपको एक्सप्लेन कर रहे थे हम। 2 टनल्स हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल और दूसरी, और उसके दरमियान में सारा कंक्रीट है। सो बेसिकली नाउ जो अब है वो हम जो एक्सपेरिमेंटल कैरवन जहाँ पे सीएमएस है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। सो आगे जो तो बिलाल है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सीएमएस और में डिटेक्टर दिखाएंगे। इस वक्त हम एक्सपेरिमेंट में एंटर हो चुके हैं। मैं एक्सपेरिमेंट खुला हुआ आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बड़ी जरूरी है, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली एक शील्डिंग लिखा हुआ है और फिर आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा होगा और जिसपे HMC3 पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो रेड पोर्शन है, इट मेड अप ऑफ आयरन, स्टील का जो बना हुआ है ये पोर्शन है, ये एक शील्डिंग प्रोवाइड करता है। शील्डिंग का मतलब ये है कि हम जो सीएमएस में कोलिजन्स हो रही हैं उससे अपने आप को या इस पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली एक आयरन का बहुत बड़ा पीस लगाया गया। और ये HMC3 जो पाकिस्तान के अंदर टेक्सला के अंदर मौजूद है उसमें बना था और ये वहां से शिप किया गया और काफी बड़ा ये पीस है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरफ से सीएमएस के अंदर। इसके बाद आते हैं हम सीएमएस की मेन कंस्ट्रक्शन या मेन पीसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे मेरे सामने काफी बड़ा मैसिव किस्म का आपको व्हील नजर आ रहा होगा। दरमियान में जो है वो बीम लाइन जा रही है इस वक्त। दरमियान में इस वक्त बीम लाइन जा रही है और बेसिकली ये जो पोर्शन है सीएमएस का इसको आप एंड कैप्स कहते हैं। तो सीएमएस के 5 व्हील्स हैं और फिर उसके बाद डिस्क्स हैं तीन तरफ, दोनों तरफ। तो ये इस वक्त खुला हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे के हमारे पास काफी सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जैसे चेरी पिकर्स एंड सीजर लिफ्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। यूजुअली जब एक्सपेरिमेंट रन हो रहा होता है तो ये सारा के सारा इसको पुश करके इसको सामने की तरफ मूव करा के बंद किया गया होता है। तो अभी ये खुला हुआ है इसलिए है कि हम जैसे पहले आपको बताया कि क्लियर एंड टेक्निकल या मेंटेनेंस स्टॉप्स के अंदर से जा रहे हैं और हम इस वक्त अपने एक्सपेरिमेंट को रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मंजर आपको नजर आ रहा होगा। ये सीएमएस की खूबसूरती है, ब्यूटी है। आप कितनी आप इसमें यहाँ पे काफी सारी सिमेट्री देख रहे होंगे। तो ये जो पीस है बेसिकली इसको नोज कहते हैं सीएमएस का। इट गोज इनसाइड और आपको एक्सपेरिमेंट क्लोज करता है ये। आप इस वक्त काफी ज्यादा हमारे टेक्निकल स्टाफ और फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स इस वक्त काम कर रहे हैं सीएमएस के अंदर। एक काफी बड़ा इस वक्त जो मियोन चैम्बर है जिसको ड्रिफ्ट ट्यूब बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसको अंदर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है और हम इस वक्त जो है वो दे दे और हम इस वक्त जो है वो इस चैम्बर को रिपेयर कर रहे हैं। काफी ज्यादा रिपेयर वर्क्स इसलिए चाहिए होता है।
मतलब जनरल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इतने बड़े मैसिव स्ट्रक्चर में आप नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ चैनल्स को अगर आप देखें तो दीज आर मिलियंस ऑफ चैनल। तो इनके अंदर किसी भी किस्म को फॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस के दौरान आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि एलएचसी जो बीम है इट्स शेयर्ड बिटवीन 4 एक्सपेरिमेंट, और उसका एक स्केड्यूल होता है जो पूरा साल चलता रहता है। तो उसके दौरान आप एक्सपेरिमेंट को रोक के किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि आपको वेट करना पड़ता है इस टाइम पीरियड के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट को क्लोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट को ओपन करते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं। तो किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं, ताकि मैं मोर एलैबोरेटली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है दैट विल बी मच बेटर अगर आप पूछें। Bilal, there is one question. जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने ये सारा सेटअप जो किया हुआ है, आपने कहा कि तकरीबन 88-89 किलोमीटर आप डेप्थ में या ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर भी आप डेप्थ में जाके आपने ये सारा सेटअप किया है। तो नॉट इतना डेप्थ किलोमीटर, में नॉट किलोमीटर, मीटर मीटर। मीटर्स। तो सर इतना डेप्थ में जाने का और ये सेटअप करने के लिए डेप्थ में आपने क्यों किया है? नो वी कैन जस्ट गो डाउन ऑल द वे। नो हाँ ओके, सो आपका सवाल है कि डेप्थ में क्यों। ओके सो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी दो तीन बुनियादी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आप का जो एक्सपेरिमेंट है जब वो ऑपरेट करता है तो उसकी वजह से रेडिएशंस होती हैं। तो जब जेर जमीन आप एक्सपेरिमेंट बनाते हैं तो उसकी रेडिएशंस जो है वो और जब आपने एक्सपेरिमेंट कैवरन क्लोज किया हुआ है तो उसकी रेडिएशन बाहर नहीं आ सकती। तो एक तो वजह यह है आपको रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी वजह यह है कि अगर हम इसको सरफेस पे बनाएंगे तो सरफेस के ऊपर आपको इसको बनाने के लिए शील्ड करना पड़ेगा, और देन यू हैव टू पे फॉर द लैंड एज वेल। जबकि अंडरग्राउंड यूरोप के लॉज आपको अलाउ करते हैं कि 100 मीटर जेर जमीन जो है अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आपको किसी किस्म की कॉस्ट नहीं होती। ऑफ कोर्स टनल डिग करने की कॉस्ट होगी, लेकिन आप उसकी अगर कैलकुलेशन करें दैट इज ऑलवेज चीपर देन बिल्डिंग इट ऑन द सरफेस। और एक और चीज जो है वो कॉस्मिक्स बैकग्राउंड जो है वो कंट्रोल्ड होता है सरफेस की निस्बत नीचे जो है वो होता है। हमारे पास एटमॉस्फेयर से भी जो है वो मियॉन्स अर्थ में से कॉन्टिन्यूसली गुजर रहे हैं और वो सीएमएस से भी गुजरते हैं। कॉस्मिक्स होती हैं नीचे भी 100 मीटर नीचे भी, लेकिन सरफेस पे नॉइस और ये ज्यादा होता है। इसके अलावा कोई सवाल हो आपका? Yes, sir. Question. First of all, sir, Assalamu alaikum, sir Bilal and sir Ahmed, for this virtual visit. And it's yes, sir. सर बहुत शुक्रिया आपका इस विजिट के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट दैट आर सिटिंग हियर। और मेरा क्वेश्चन ही था जस्ट क्यूरी, कैसे डिटेक्टर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, अगर किसी डिटेक्टर में प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है और हम उसको फिजिकली रिपेयर नहीं कर सकते, बट कैन वी टर्न इट ऑफ यूजिंग सम रिमोट ऑपरेशंस और रिमोट कंट्रोलिंग लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम द कंट्रोल रूम? बड़ा अच्छा सवाल है। इसके लिए जैसे मैंने पहले आपको कंट्रोल रूम में दिखाया था, एक टेक्निकल शिफ्टर होता है, उसके पास जितना भी सेटअप सामने आपने देखा था उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम DCS या डिटेक्टर कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम बुनियादी तौर पर आपको किसी भी स्पेसिफिक चैनल पे डिपेंड किया आपने उसकी ग्रेनुलरिटी कैसे सेट की हुई है, उसको आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए डिटेक्टर के लिए हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं कि आपको अगर किसी में प्रॉब्लम हो गई है तो हम एक चैनल को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, या ये अगेन जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि ग्रेनुलरिटी कितनी सेट की गई है। हो सकता है एक की जगह हमें 4 चैनल स्विच ऑफ करने पड़ जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है बिल्कुल।
शुक्रिया सर। कोई और सवाल मेरा आप में से किसी का? यस आई हैव अ क्वेश्चन। जी जैसा जी। कि अभी आप बता रहे थे कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वायर्स, के बहुत सारी वायर्स होती हैं और ह्यूज नंबर्स के अंदर चैनल्स होते हैं। तो अगर किसी वायर में या किसी चैनल में कोई फॉल्ट आ जाए तो इतनी सारी वायर्स में से हम पिन पॉइंट किस तरह से करते हैं कि इसी के अंदर ही फॉल्ट आए और किसी दूसरी वायर में फॉल्ट नहीं है? ये पिन पॉइंट किस तरह से किया जाता है? ये भी वो मैंने जैसे पहले बताया कि ये भी डिटेक्टर कंट्रोल सिस्टम से ही रिलेटेड है। और आपके पास जिस हर चैनल की जो है वो आपके पास एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। आपके जो मेन डीसीएस ऑपरेटर है या डिटेक्टर कंट्रोल सिस्टम को जो देखने वाला बंदा बैठा हुआ है उसके पास इंफॉर्मेशन आती है जैसे ही, और उसको हम बिल्कुल ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही किसी एक पोर्शन के अंदर एक चैनल स्विच ऑफ होता है, इमीडिएटली उस ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर या ग्राफिकल व्यू के ऊपर आपके पास वो ब्लिंकिंग होनी शुरू होती है और आपको पता लग जाता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर चैनल। हर चीज को बड़ी केयरफुली डिजाइन किया गया है और इस चीज को सामने रख के किया गया है कि हम मैक्सिमली इंश्योर करें कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम अपनी डेटा कलेक्शन को मैक्सिमाइज करें और किसी भी किस्म का डेड टाइम जो है या लॉस ऑफ डेटा वो हमारे ऑपरेशंस में ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीएमएस एलएचसी को और बाकी एक्सपेरिमेंट्स के सामने भी जवाबदेह होता है कि हमें डिलीवर्ड जो डेटा था या ल्यूमिनोसिटी थी उसमें से हम 100% क्यों नहीं स्टोर कर सके। और अगर उसमें फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड रीजन हम प्रेजेंट नहीं कर सकते तो देर आर लाइक लेट्स से कि प्रॉब्लम्स विद दैट। तो हमें अपने आप को जो है वो हर लिहाज से जस्टिफाई करना होता है कि वी पुट मैक्सिमम एफर्ट इन मेकिंग श्योर कि डेटा कलेक्शन 100% हो रही है। एक चीज मैं क्विकली बता दूं कि तो हमारे साथ पैनलिस्ट तो है डॉक्टर शोएब और उनके साथ, लेकिन हमारे पास रिमोट अटेंडेंस भी हैं, सो दे आर अबाउट 60। सो जो जो अटेंडेंस हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो उनको दे कैन नॉट अनम्यूट नहीं कर सकते अपना। तो यहाँ पे जूम में Q&A सेशन है, वहां पे अगर आप अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे तो हम उनसे भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो अगर किसी के पास क्वेश्चन हो, एंड देयर इज Assalamu वन। alaikum, sir. Thank you for such a nice talk. Sir, I have a question. How they control too much magnetic field as its value is 100 and 1000 times is greater than Earth magnetic field? हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है एक सोलेनॉइड से। और जो सोलेनॉइड है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली कॉइल है। जैसे आप अपने पेन के अंदर जो स्प्रिंग है छोटा सा उसको ले लें, उसको दोनों एंड्स को पावर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इट बिकम्स अ सोलेनॉइड जिसकी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेम बेसिक्स हैं। सिर्फ ये कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंडक्टर हमारे पास एक नायोबियम टाइटेनियम का सुपर कंडक्टर कॉइल है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो 3.8 टेस्ला है। नाउ ये जो नायोबियम टाइटेनियम है इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स होते हैं। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते या इसके अंदर से उस अमाउंट का करंट नहीं फ्लो करवा सकते जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इसको कूल डाउन करते हैं। तो जो हमारा जितना भी आपका सोलेनॉइड है उसको तकरीबन -270 अबाउट डिग्रीज पे कूल डाउन किया जाता है ताकि हम उस अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा सकें और उसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए उसको रीच कर सकें। तो ये तो तरीकाकार होता है। तो जहां तक कंट्रोलिंग की बात है तो वो पैरामीटर्स हमारे पास हमारे हैंड में कंट्रोल है। उसको हम जो है वो करंट को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम करंट को रिड्यूस करेंगे, जैसे हम रैंप डाउन करते हैं मैग्नेट का या मैग्नेट को स्विच ऑफ करते हैं, तो हम उस करंट को आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ लेके जाते हैं जिसकी और स्लोली स्लोली जो है आपका वो मैग्नेट वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो की तरफ जा रही होती है। तो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके तमाम तक कंट्रोल्स हमारे हाथ में ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से हैं बेसिकली। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि CMS का जो इनर कोर है वो सिलिकॉन बेस्ड है, तो हम किसी और सेमीकंडक्टर के क्यों नहीं बना?
सॉरी, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर मैंने ये कहा है कि जो CMS का इनर कोर है वो सिलिकॉन बेस्ड है, तो हम किसी और सेमीकंडक्टर बेस्ड मटेरियल से क्यों नहीं बनाते? यू मीन के सेमीकंडक्टर से बाकी एक्सपेरिमेंट भी क्यों नहीं पूरा बना हुआ, यानी डिफरेंट की टेक्नोलॉजीज क्यों यूज कर रहे हैं, जी, ये सवाल है? सिलिकॉन बेस्ड है तो उसकी जगह हम क्यों नहीं और बना सकते? बिलाल, उसका क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि जो हमारा ट्रैकर है वो सिलिकॉन से मेड अप, हम जी क्यों जी। नहीं यूज करते, या दूसरे सिलिकॉन मटेरियल क्यों नहीं यूज करते? देखिए जी, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रैकर के लिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने के लिए कि हम क्यों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सीएमएस के अंदर। ठीक है, जो इनर मोस्ट है वो हमारे पास सिलिकॉन है। फिर उसके बाद जो कैलोरीमीटर है वो लेड टंगस्टन के क्रिस्टल्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर। इस तरह फिर हेड्रॉन कैलोरीमीटर, देन मियोन सिस्टम गैसियस टेक्नोलॉजीज हैं। आई मीन इन प्रिंसिपल ये सब जो है वो आप पार्टिकल्स की डिटेक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जज करते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो इनर मोस्ट में सिलिकॉन पिक्सल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे रेडिएशन एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डेंस है, क्योंकि आप इंटरेक्शन पॉइंट के करीब होते हैं जब प्रोटॉन के बंचेस आ रहे होते हैं। तो वो जो इंटरेक्शन पॉइंट के करीब होने की वजह से जो रेडिएशन एनवायरनमेंट बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसमें अगर आप गैसियस टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज द रिस्पॉन्स टाइम जो है आपकी पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है इन गैसियस टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत बेहतर होता है, इसलिए इनर मोस्ट में हम सिलिकॉन्स को यूज करते हैं। फिर जैसे जैसे हम वी एक्सटेंड रेडियली आउटवर्ड, हम अपनी उसी रेडिएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। देर आर सेवरल डिफरेंट स्टडीज गोइंग ऑन जिसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम न्यू इनोवेशंस की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से पार्टिकल्स को बेहतर तरीके से डिटेक्ट और उनको आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन सो फार जो हमारे पास सीएमएस में है वो सिलिकॉन को इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि दिस इज द बेस्ट रेजोल्यूशन दैट वी कैन गेट, having very close to the particle interaction, like the interaction point. I think that answer your question. अस्सलाम वालेकुम Walaikum सर, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, एमफिल फिजिक्स। सर, आपने एक वर्ड यूज किया, सुपर कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं एज अ सोलेनोइड इसमें, और उसको हम कूल डाउन करते हैं तकरीबन -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑलमोस्ट यानी कि 0 केल्विन तक। सर, हाउ कैन वी गेन सच? हाँ जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टेम्परेचर को यूज करने के लिए हम बेसिकली गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो हीलियम गैस है फॉर एग्जांपल, उसको इस्तेमाल करते हुए हम 0 केल्विन के करीब करीब पहुंचते हैं। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे कूलिंग सेटअप्स हैं सीएमएस के अंदर, जो जहाँ पे हम मुख्तलिफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कहीं पे लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज हो रही है, कहीं ऑयल बेस्ड कूलिंग है, कहीं पे वाटर बेस्ड कूलिंग है। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय करते हुए आप उन रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स को पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? ओके, अगर नया क्वेश्चन नहीं तो एक दो लाइंस में ट्रैकर सिलिकॉन वाले क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा, और उसके बाद हमारे पास कुछ 12 के करीब जो हैं वो अटेंडेंस के क्वेश्चन है, तो वो भी हम एक एक करके जो है वो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा और फिर उसका आंसर दे दूंगा। एक चीज पूछ रहे थे कि सिलिकॉन क्यों, आई मीन काफी सारी रीजन तो डॉक्टर बिलाल साहब ने एक्सप्लेन कर दी। एक ये भी है कि बेसिकली ट्रैकर का मकसद ये है कि वो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसमें से जब कोई चार्ज पार्टिकल गुजरे तो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो, और जब कोई पार्टिकल ना गुजरे तो हमें कोई आयोनाइजेशन ना मिले। तो अगर आप देखें तो इस किस्म के जो जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। तो अगर आप एक सेमीकंडक्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जब आपने अपनी किताबों में पढ़ा, तो आपको बेसिकली कोई करंट नहीं मिलता। तो जो ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है
और जब उसमें से कुछ चार्ज पार्टिकल गुजरता है तो आयोनाइजेशन जो फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है। सो हम कंडक्टर कोई नहीं लगा सकते क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको जो है वो रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। आप इंसुलेटर भी नहीं लगा सकते कोई, क्योंकि जब उसमें से अगर पार्टिकल गुजरेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आपको सेमीकंडक्टर ही लगाने हैं, और सेमीकंडक्टर की आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम के समथिंग। तो अहमद, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो ये मेरे पास पेपर क्लिप्स हैं, नॉर्मल आयरन के पेपर क्लिप्स हैं, उनको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली सीएमएस की बेस है जो आयरन की बनी हुई है। तो आपको पता है कि आयरन को अगर आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो इट टेंड्स टू बिकम आयरन मैग्नेट इटसेल्फ। तो ये आपको देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पेपर क्लिप्स जो हैं वो इसके साथ स्टिक हो रहे हैं। इनको मैं कहीं भी स्टिक करूं वो स्टिक हो रहे हैं, तो इसमें a little bit of magnetic field is still here। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई मैग्नेट नहीं है, ये बेसिकली सिंपल आयरन का पीस है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सीएमएस का मैग्नेट जब ऑन होगा तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो अब हम एक एक करके जो अटेंडेंस हैं उनके भी क्वेश्चन लेने लग जाएंगे, और साथ में अगर पैनलिस्ट का कोई क्वेश्चन आने लग जाए वो भी ले लेंगे। तो और मीन सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ। सीएमएस ओके का अंडरग्राउंड का विजिट यहाँ पे खत्म होता है, हम बाकी आपके क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर आके ले लेंगे। ओके कोई ओके लास्ट क्वेश्चन हो सीएमएस 100 मीटर अंडरग्राउंड से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी जवाब हम ऊपर जाके देंगे आप। एनीवन हैज क्वेश्चन सेटअप्स के मुतालिक, अगर आप कुछ पूछना चाहें? तो जनरल क्वेश्चन होंगे आपके, वो मैं भी लेता रहूंगा, और फिर वो अभी 5-7 मिनट में कंट्रोल रूम में वापस आ जाएंगे। तो फिर सो अगर पैनलिस्ट की तरफ से क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन अटेंडेंस की तरफ से, आई गेस लेट मी प्रोनाउंस हर नेम, इशरा आई गेस। तो उनका क्वेश्चन ये था कि व्हाई दिस एरिया इज इन ह्यूज कवरिंग। आई गेस अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उन्होंने किस टाइम पे ये पूछा था। आई थिंक मे बी ये उस टाइम पूछा गया था जब वो बिलाल ने नोज दिखाया था सीएमएस डिटेक्टर का ओपन, और वो कवर्ड था। इसका हम बाद में दोबारा उनसे एक्सप्लेन कि वो किसी खास एरिया के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्रारुल्लाह। उनका क्वेश्चन था कि कैन वी ऑब्जर्व द पार्टिकल कोलिजन्स डायरेक्टली। सो अगर आपका डायरेक्टली का मतलब ये है कि हम आंखों से देख सकते हैं तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली जाहिर बात है जब हम कोलाइड कर रहे होते हैं तो उससे जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो सारे सीएमएस डिटेक्टर में जा रहे होते हैं, और वो ऑलमोस्ट लाइव जो है वो रिकंस्ट्रक्शन हो रही होती है, और हम डेटा का एक ऑलमोस्ट 10वां हिस्सा जो है वो फौरन ही रिकंस्ट्रक्ट करके उससे डिफरेंट किस्म के क्वालिटी प्लॉट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो इस सेंस में यस। तो ये डायरेक्टली वाले क्वेश्चंस पे मैं भी आंसर करना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आप सोचें कि ये प्रोटॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस से हम लेते हैं प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को चॉप ऑफ कर दें तो पीछे पीछे क्या बच जाता है? प्रोटॉन। उन प्रोटॉन्स को हम इकट्ठा करके, और इसके लिए बेसिकली हमारे पास इतनी सी बॉटल है हाइड्रोजन गैस की, जिसको हम यूज करते हैं प्रोटॉन्स के एक्सेलरेशन के लिए। उनके बंचेस को इकट्ठा करके तो जब एक्सेलरेट किया जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल पार्टिकल, लाइक प्रोटॉन्स के स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको विजुअलाइज करना सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इवेंट डिस्प्ले में हम उनको विजुअलाइज करते हैं, जहां पे हम जो डिटेक्टर से हिट्स इकट्ठी करके और उससे ट्रैक्स बनाते हैं। सो वो इंफॉर्मेशन हम विजुअलाइज करते हैं। जी जी। आई गेस एंड देन वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज from anonymous attendee. How we can know that CMS is working perfectly during a run? तो इसका जवाब पहले भी मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ब्रीफली दिया था। वो ये था कि हमारे पास जो डेटा हमें डिलीवर किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनोसिटी या इंटीग्रेटेड ल्यूमिनोसिटी या जमाशुदा ल्यूमिनोसिटी जिसे हम कहते हैं, वो डिलीवर किया जाता है LHC की तरफ से।
तो हमने उसमें से कितना कलेक्ट किया है उसकी परसेंटेज को हम जो है वो बताते हैं, और उसी नंबर से हमें पता लगता है कि वी कलेक्टेड बेसिकली we collected basically 99%. This is the efficiency of the CMS usually के तकरीबन almost 100% के करीब जितना भी हमें डिलीवर होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. ओवर टू यू अहमद. ओके, अभी इसमें हम मेरे ख्याल से हम DCS सिस्टम को भी यूज करके देख सकते हैं कि कौन सा डिटेक्टर वर्किंग है कौन सा नहीं है. तो यस वहां से भी हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट अगर परफेक्टली वर्किंग है तो वहां हमारे पास कोई DCS सिस्टम में प्रॉब्लम नजर नहीं. अगर उसमें प्रॉब्लम है तो जाहिर बात है वहां हमारे पास रेड होंगे जहां भी जो भी एरिया प्रॉब्लमेटिक हो. मेरे ख्याल में क्वेश्चन शायद इस तरह रिलेटेड हो. यस सो इट्स एग्जैक्टली. सो बेसिकली हमारे पास एक DQM सिस्टम होता है, डाटा क्वालिटी मॉनिटरिंग का. उसका एक पार्ट होता है DCS, जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या हर डिटेक्टर को पूरी वोल्टेज दी गई थी या नहीं. तो हमें ना हर डिटेक्टर के एक पार्ट से हर 23 सेकंड बाद, जो एक लूमी सेक्शन है, एक ट्रू या फॉल्स का फ्लैग आता है, जो बेसिकली हम डिस्प्ले भी करते हैं. सो ट्रू मीन्स के उसकी जो वोल्टेज कंट्रोल है ठीक है, और दूसरा पार्ट है कि क्या अगर उसको डिटेक्टर को वोल्टेज ठीक दी गई थी तो क्या उसमें जो पार्टिकल ऑक्यूपेंसी या दूसरी चीजें हैं वो भी ठीक हैं कि नहीं. सो उसके लिए क्या किया जाता है कि CMS जितना डेटा रिकॉर्ड करता है ट्रिगर के बाद, उस डेटा का 10वां हिस्सा जो है वो बाकी जो है वो कंप्यूटिंग में ट्रांसफर हो जाता है मेन साइट्स में. लेकिन जो 10वां हिस्सा है उसका, उसको हम बोलते हैं DQM स्ट्रीम. वो रैंडमली सिलेक्टेड 10% फिजिक्स इवेंट्स होते हैं, उनको फौरन ही DQM की मशीन्स के ऊपर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उससे हम डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बनाते हैं जो डिफरेंट डिटेक्टर्स की ऑक्यूपेंसी या उसको दिखाते हैं. तो उस ऑक्यूपेंसी प्लॉट जो बेसिकली आपको ऑलमोस्ट 40 से 50 सेकंड के बाद, थोड़े से डिले के बाद मिलना शुरू हो जाता है. उस ऑक्यूपेंसी प्लॉट को भी आप देख सकते हैं, और उसमें भी हो के कोई सेक्टर खाली ना हो, कोई होल्स ना हो अगर ऑक्यूपेंसी में, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको DCS से मिली थी उसको आप इसके साथ कंबाइन करें ऑक्यूपेंसी के साथ, तो इससे आपको जो है वो कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि कौन सा पार्ट जो है वो कंप्लीटली ठीक चल रहा था कि नहीं. थैंक यू डॉक्टर शेख. Bilal is here. We can take, I read at least one more question. So if the problem arises in a channel, who resolve it? I mean, the scientist or technical staff? I mean, this is simple. This depends what is the problem. So जिस किस्म की प्रॉब्लम हो, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, फिजिसिस्ट भी हैं, और किस चीज में प्रॉब्लम थी और किस तरह की प्रॉब्लम थी, इससे डिपेंड करता है कि कौन उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के हाउ वन कैन जॉइन. सर ये मेरे ख्याल है सेशन के तकरीबन एंड पे या इसको एंड पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. गुड क्वेश्चन बाय द वे. हाँ, तो इस पे एंड पे हम बात करेंगे. सो व्हाट डज कैलोरीमीटर मेजर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. आई मीन, सो कैलोरीमीटर बेसिकली एनर्जीज को मेजर करता है. ये एक डेंस मटेरियल होता है, और आइडिया ये है कि जो भी पार्टिकल इसमें से गुजरे उनको आपने स्टॉप करना है. तो जब आप स्टॉप करेंगे तो पार्टिकल की सारी एनर्जी जो है वो रेडिएट होगी. डिपेंड करता है वो या तो हीट में कन्वर्ट होगी या लाइट में कन्वर्ट होगी. सो वो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल पुट किया है. सो बेसिकली कैलोरीमीटर का जो फंक्शन है बेसिक, वो ये है कि पार्टिकल्स को स्टॉप करके उनकी एनर्जी मेजर करें. Can we put directly bunches in the LHC? ये तो काफी सारे सवाल है. हाँ, चले हम कुछ इसमें से लेते हैं सवाल. बाकी सवालों का ये है कि हम जो है वो आप हमें डायरेक्टली लिख भी सकते हैं ईमेल पे, जिन पे हम इनको जवाब देने की कोशिश करेंगे. आपको एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो सारा, चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते. तो इस पे बात कर लेते हाँ, हैं हम इस पे जल्दी. बात करते हैं कि हाउ कैन आई ज्वाइन CERN. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो बड़ा ज़रूरी है जिसको आंसर करना. बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक एसोसिएट मेंबर है अब CERN का. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो भी CERN के ऊपर जॉब्स एडवर्टाइज हो रही हैं, जो मेंबर्स या एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, वो अगर आप जॉब्स एट CERN या CERN के जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनमें आप देखें तो वो आप उन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मिसकंसेप्शन जो है कि CERN जो है वो ओनली फिजिसिस्ट या इंजीनियर्स के लिए
एक जगह है काम करने की। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी साइंस के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोजीशंस हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि नीचे टनलिंग हो रही है, डिगिंग हो रही है, और इसके लिए एक उनका भी स्टाफ चाहिए। तो हर तरह के डिसिप्लिन्स को लेट्स से सन कवर कर रहा है। तो आप बीइंग अ मेंबर स्टेट, एसोसिएट मेंबर स्टेट, आप एलिजिबल हैं उनके अप्लाई करने के लिए। सर जस्ट गूगल इट के सन जॉब्स, और उस पर जो भी पॉसिबल पोजीशन है जो आपके कंसर्न है, आप उसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और तमाम तर जो प्रोसीजर है, इट्स वेरी वेल डिटेल्ड एक्सप्लेन उसमें। अगर किसी किस्म को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे ईमेल्स मेंशन हैं जिसपे आप बाकी भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं, जो आपको रेडीली अवेलेबल होंगे हेल्प करने के लिए। और दूसरा सर पे काम करने का तरीका ये, एक तो डायरेक्टली सर की, और दूसरा ये कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं तो सर के साथ कोलैबोरेट करती है, आप वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे मैं टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ, मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो वो भी जो है वो, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से लिंक्ड होते हैं सन के, सो देन यू कैन आल्सो कम एंड गो फ्रॉम सन। सो डिपेंड कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप सन में बेस भी हो सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में भी। मैं एक सवाल कवर करना चाहूंगा जो यहाँ पे मैंने देखा था। किसी ने सवाल वैसे पूछा था डॉक्टर कि बिलाल, उसमें एक चीज मैं कमेंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ पे ऑडियंस जो है, या वैसे भी ऑडियंस मुख्तलिफ जनरल फिजिक्स की भी है, तो सबसे पहले सार्न को ज्वाइन करने के लिए आपको पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को ज्वाइन करना होता है उस जी 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 जी, सही है सही है, ठीक अब है। आपको पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े हैं भाई साहब। यस, देन यू कैन, मतलब इफ यू आर, यू कैन ज्वाइन, मतलब अगर आप मटेरियल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे और भी हैं, आप उसमें अपॉर्चुनिटी जरूर हैं, लेकिन मेजरली सारी बात है आप नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन मैं खुद पार्टिकल ये फिजिसिस्ट हूँ, तो ये डेफिनेटली तो याद आपके है। सामने बैठा हूँ अगर यहाँ पे, तो ये बात बिल्कुल शोएब भाई की ठीक है कि स्पेशलाइजेशन आपको स्पेशलाइज अगर फिजिक्स करनी है तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स आपको हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था रेस करने का वो ये था कि अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। फिजिक्स तो है ही है, वो तो है ही है, मेजर फिजिक्स मेजर फिजिक्स ही है। आप कोई क्वेश्चन लेना चाह रहे थे तो मैं एक खास क्वेश्चन किसी ने पूछा था जो ये था कि हम इंस्टेड ऑफ मतलब प्रोटॉन्स के अलावा क्या इलेक्ट्रॉन्स या किसी और पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट कर सकते हैं, जो बड़ा ही अच्छा सवाल है। और उसको एड्रेस करना, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स या उन्होंने एक्सीलरेट का भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा व्हाई डू वी स्टडी, सो देयर इज लुक्स लाइक कंफ्यूजन हाँ, कि हम सो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को बेसिकली एलएचसी के अंदर इस्तेमाल करने का जो बुनियादी मकसद था वो था डिस्कवरी ऑफ द हिग्स बोसॉन। आपको पता है जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, जो एक ऐसी थ्योरी थी जिसने हमें कायनात को और उनकी फंडामेंटल इंटरेक्शंस को और उनके दरमियान एक्सचेंज होने वाले पार्टिकल्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था अप अंटिल 2012। बट इसमें एक जो मिसिंग पीस था जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी। तो जब एलएचसी बनाया गया था, उसमें जो बुनियादी नजरिया सामने रख के उसको बनाया गया था वो ये था कि हम हिग्स बोसॉन की मेजरमेंट, उसकी डिस्कवरी करेंगे। तो उसके लिए जो हिग्स फिजिक्स के लिए जो हैड्रॉन कोलाइडर्स हैं, जिस जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स है, उनकी एक्सेलरेशन जो है वो फायदेमंद होती है कंपेयर टू लेप्टॉन्स कोलाइडर, जैसे इलेक्ट्रॉन है, या फॉर एग्जांपल आजकल हम म्यून कोलाइडर्स की भी बातें कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर्स हैं। उनके अंदर आप प्रिसीजंस जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटिवली क्लीनर फाइनर स्टेट प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू हाइड्रोन कोलाइडर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोन कोलाइडर्स के अंदर आपके पास काफी क्यूसीडी काइंड ऑफ इवेंट्स जनरेट होते हैं, जो हिग्स स्टडीज के लिए, हिग्स की डिस्कवरी के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज थी, और वो हमने कर भी लिया। लेकिन जितने भी फ्यूचर हम अब बात कर रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की, जिसमें आपको एफसीसी के हवाले से भी आपने नाम सुना होगा, जिसको फ्यूचर फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोस्टली हम लेप्टॉन कोलाइडर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 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 जो मेजरमेंट्स हैं वो ज्यादा प्रिसाइज होती हैं कंपेयर टू हाइड्रोन कोलाइडर्स। ना हिग्स पे अगर बात कर रहे थे तो बेसिकली हिग्स डिस्कवरी से पहले हमें जो थ्योरी में एक ओपन पैरामीटर है वो हिग्स का मास था, तो हमें ये नहीं पता था कि हिग्स का मास क्या होगा। सो अब हमें पता है कि हिग्स का मास 125 जीवी है, तो 125 जीवी पे लेप्टॉन कोलाइडर बनाना फिजिबल है। अगर यही 1 टीवी होता, सो इसलिए भी इनिशियल डिस्कवरी
क्योंकि हमें पता नहीं था हम किस स्केल तक जाएंगे, तो प्रोटॉन्स को हायर एनर्जी स्केल पे एक्सीलरेट करता इजी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन इससे भी बेसिक था कि व्हाई डू यू स्टडी प्रोटॉन्स इन सीएमएस, व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल। बेसिकली हम सिर्फ प्रोटॉन कोलाइड करते हैं, उससे बनने वाले हर पार्टिकल को हम स्टडी करते हैं। ये नहीं है सिर्फ प्रोटॉन्स आर ओनली कोलाइडिंग, जो कोलिजन्स प्रोटॉन्स के होते हैं, दैट डजंट मीन वी कि हम दूसरे पार्टिकल को स्टडी नहीं करते। उससे बनने वाले हर पार्टिकल को सीएमएस डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है और फिर हम उस पे फिजिक्स एनालाइज भी करते हैं। तो हमारा टाइम चूंकि अब खत्म हुआ जाता है, तो जितने भी और बाकी सवाल हैं, आई एम श्योर कि डॉक्टर शोएब बैठे हुए हैं वहाँ पे, एक्सपर्ट हैं हाई एनर्जी फिजिक्स के, सीएमएस के ऊपर उन्होंने काफी अरसे से काम किया हुआ है, और ही कैन आंसर फॉर श्योर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी है तो वो आपको, वो हम तक आपके सवाल पहुंचा सकते हैं, जिनको हम ग्लैडली आंसर करेंगे। ये रिमोट अटेंडेंस डॉक्टर बिलाल, लास्ट अगर आप स्टूडेंट्स को ये बता दें कि फ्यूचर गोल्स जो सीएमएस और एलएचसी के हैं वो नोट किए हुए हैं, अगर ऑडियंस के लिए, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग। सो एलएचसी आपको पता है शोएब भाई, आपको जैसे पता ही होगा कि अब हम हाई लुमिनोसिटी एलएचसी कोलिजन्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो एलएचसी की डिजाइन लुमिनोसिटी थी वो 10⁻34 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के करीब है। तो बुनियादी तौर पर जब एलएचसी डिजाइन हुआ था तो हमने ये लुमिनोसिटी, और ये एक लुमिनोसिटी बेसिकली ये होती है कि आपके कितने पार्टिकल्स जो हैं एक स्क्वायर मीटर एरिया में से पास हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, ये सिंपल डेफिनेशन। तो इसको अब जब हम एक हाई लुमिनोसिटी एलएचसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, हम इसको 5 से 7 टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पास डेटा ज्यादा कलेक्ट होगा, ऑफ कोर्स स्मॉल अमाउंट और टाइम में होगा, लेकिन एट द सेम टाइम्स आपका जो इन्वायरमेंट है, रेडिएशन इन्वायरमेंट, वो भी ज्यादा होगा। जो पाइलअप इंटरेक्शन, जैसे अहमद पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो एक हमने एक फिगर भी आपको दिखाई थी कि कितनी इंटरेक्शंस हो रही हैं, तो वो भी इंक्रीज होंगी। तो ये सब जो इन्वायरमेंट है, ये हम एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं फ्यूचर में। सो अभी हम रन 3 के अंदर हैं। रन 3 स्टॉप होगा बाय 2025 एंड, और उसके बाद हम जो है वो एलएचसी को स्टॉप करेंगे और एक लॉन्ग शट डाउन होगा, जिसके अंदर हम अपनी मशीन को, अपने एक्सपेरिमेंट को, डिटेक्टर्स को अपग्रेड करेंगे, एंड विल बी गेटिंग रेडी फॉर द हाई लुमिनोसिटी एलएचसी। और इसमें एम ये है कि हम अपनी डेटा को इंक्रीज करें और उन एरियाज को प्रोब करने की कोशिश करें, और उन आंसर्स, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें जिन डोमेन्स तक अभी तक हम नहीं पहुंच सके। तो एलएचसी का प्लान जो है वो फ्यूचर में हाई लुमिनोसिटी एलएचसी बाय 2027-26 स्टार्ट होगा, और 2038 तक वो विद हाई लुमिनोसिटी एलएचसी कोलिजन्स ही चलेंगे। दैट इज द प्लान फॉर एलएचसी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मेंशन किया, कुछ फ्यूचर अपग्रेड्स हैं जिसको एफसीसी कहा जाता है, म्यून कोलाइडर्स हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिजाइन की बात हो रही है जो ऑन टेबल हैं और जिनकी डिस्कशन हो रही है। सो बेसिकली जब आप ज्यादा डेटा लेते हैं तो आप जो रेयर प्रोसेस है उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, और जो मेजरमेंट्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं उस पे भी आपका प्रिसीजन इंक्रीज होता है। सो फ्यूचर पॉसिबल जो फिजिक्स टॉपिक है, हिग्स की प्रिसीजन मेजरमेंट स्टडी की जाए, क्या वो रियली स्टैंडर्ड मॉडल से जरा भी अगर डेविएट होती है तो वो हिंट है न्यू फिजिक्स की तरफ। एक्सोटिक पार्टिकल की सर्चेज भी चल रही हैं, फ्लेवर फिजिक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और सूजी भी पहले से कम हो रही, लेकिन सूजी सर्चेज भी अभी तक जो है वो डार्क मैटर सर्चेस, इस तरह की काफी सारी चीजें जो है उनको बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल जो है, न्यू फिजिक्स डिस्कवरी, इट कुड बी एनीथिंग, वो बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो डॉक्टर शोएब, ओवर टू यू। मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। इन फ्यूचर हेड ऑन एक्सीलेरेटर का अल्टरनेटिव एक्सीलेरेटर कोई आएगा? डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो जो इन्होंने एक दो प्रोजेक्ट मेंशन किए, एफसीसी और एक सीईपीसी है और एक इंटरनेशनल लीनियर कोलाइडर आईएलसी है। तो ये सारे प्रपोज्ड लेप्टॉन कोलाइडर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर हैं, क्योंकि
बेसिक एम ये है कि पहले हम जो हिग्स की प्रॉपर्टीज को प्रिसाइजली अगर स्टडी करना चाहते हैं तो जो लेप्टॉन कोलाइडर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर है वो ज्यादा फिजिबल है हेड्रॉन कोलाइडर से। लेकिन लेटर ऑन प्लान ये है कि इस मशीन को जो है उसी टनल को अपडेट कर दिया जाएगा प्रोटॉन में, लेकिन ये इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं है। जहां जहां आप बैठे हैं एलएचसी में, ये भी पहले लेप्टॉन कोलाइडर था और फिर उसी टनल को WZ बोसॉन डिस्कवरी के बाद इसी जो टनल को उसको हेड्रॉन कोलाइडर में। सो हेड्रॉन कोलाइडर जनरली अगर आप कोई ब्लाइंड सर्च कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, डिस्कवरी मशीन है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक, आपको पता है आपका एनर्जी स्केल क्या है, फॉर एग्जांपल हिग्स बोसॉन, अब आपको मैस पता है कि आपने किस मैस पे सर्च करना है, तो फिर आपको पता होता है कि 125 GeV है तो 125 GeV के लिए लेप्टॉन कोलाइडर फिजिबल है। तो आई मीन अगर हिग्स प्रिसिजन स्टडी के लिए होगा तो लेप्टॉन कोलाइडर वुड बी हाईली प्रोबेबल। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, बिलाल भाई, आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वैक्यूम इनसाइड द टनल, इनसाइड द बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, आई मीन वैल्यू वी कैन ट्राई टू Exact आस्क value I don't remember, but लेकिन it's less than 10 to the minus 11, less than 10 to minus 11, लेकिन इतना हमें पता है कि आउटसाइड जो outer space से outer भी space ज्यादा से भी ज्यादा वैक्यूम ज्यादा LHC vacuum टनल में है। yes Yeah, it is bigger vacuum than on the other side of the moon. Yes, on the other side of the moon से ज्यादा वैक्यूम। एग्जैक्ट नंबर जो है मैं देख के आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं है। Yeah, minus 10 power, less than 10 power minus 11, so Millibar. Yeah, yeah, millibar. I think 10 raised to 10, 10 raised to minus 11 Yeah, less than that. साहब मेरे कुलीग है, इनका और भी क्वेश्चन था कि सर उनका बजट क्या है, इतने बड़े एक्सपेरिमेंट आप चला रहे हैं। What is the budget of CERN? no Budget of CERN is very public. That's about 1 billion Swiss francs per year. So 1 billion Swiss francs per year. Swiss Running franc budget. running, right? It's every year, right? Every year. Every year. So जो मशीन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो एक डिफरेंट चीज है, वो तो किसी खास स्पेसिफिक टाइम में होती है ना। जनरली तो ऑपरेशंस ही है, ऑपरेशंस और जो स्टाफ हैं और जो सेटअप है उसको रन करने के। सो 1 बिलियन स्विस फ्रैंक पर ईयर। सो डॉक्टर शोएब, आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी ये टॉक अटेंड की। एक्चुअली हैव टू गो, मेरी एक मीटिंग है जो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो बाकी जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर अहमद जो है वो चलाएंगे, तो मुझे इजाजत दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिलाल, बहुत अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट्स को लिए बहुत नॉलेजफुल था। थैंक यू वेरी मच। हफ्ते में रहेंगे अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. And I will take over. Okay, then I don't stop. Okay, अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, हम ले लेते एनी हैं। क्वेश्चन या और कोई बात Yes, अगर there is. करना चाहें कोई भी। Questions in Q&A. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब सर वहां पर गए थे, उन्होंने वहां रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है, मतलब इमिट होती है, तो उन्होंने कितनी बेयर होती है कि पर एयर वो कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकते हैं? और अगर यहाँ पे किसी पेशेंट कोई ऐसा पेशेंट नजर आए कि जिसको कोई कैंसर हो रेडिएशन से, फिर क्या दूसरे सेशन में? ओके, पहली बात तो ये है कि मैं पहले दिखा दूं कि मैंने अपने गले में क्या पहना है, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है इस क्वेश्चन से जो आपने पूछा है। सो इट्स कॉल्ड डोजीमीटर। सो सन के जो एरियाज हैं जहाँ पे रेडिएशन होती हैं, एक तो उस एरिया की एक्सेस कंट्रोल होती है ना, कि वहाँ पे कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, और एक्सेस जो है वो इस डोजीमीटर के थ्रू आती है, जिसमें हर बंदे का बायोमेट्री भी सेव है। सो बेसिकली जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे रेडिएशन होती है, तो आप ये डोजीमीटर ऑफलाइन है, जिसको
बाद में मैं जाके मशीन में प्लग इन करूंगा तो ये मुझे डोज बताएगा कि कितनी एब्जॉर्ब की है पहले। एक एक्टिव डोजीमीटर भी होता है जो आपको बेसिकली लाइव दिखा रहा होता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जा रहे हैं काम करने, क्या वहाँ एक्टिव रेडिएशन है कि नहीं है, तो आप कौन सा डोजीमीटर अपने साथ लेके जाएंगे। तो पहले तो एक्सेस कंट्रोल होती है, फिर आप कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो इस पे लिमिट है वो ओनली 2 MSV है पर मंथ। सो हर बंदा जो डोजीमीटर रखता है उसको हर महीने जो है वो अपनी डोज की इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है सन से, जो फाइनली फ्रेंच और स्विस गवर्नमेंट से भी शेयर होती है, यूरोपियन सारे कंट्री से भी शेयर होती है कि कौन बंदे जो रेडिएशन एरिया में काम कर रहे हैं। और ये जो 2 MSV इट्स रियली वेरी लाइट लिमिट। अगर आप साल में 10-12 दफा प्लेन में ट्रेवल करते हैं ना तो भी आप इतनी रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो सन आई मीन रेडिएशंस होती हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन सेफ्टी मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि एवरीथिंग इज वेल कंट्रोल्ड। सो तब तक जब तक रेडिएशन का लेवल बहुत कम नहीं हो जाता जो ह्यूमन जो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है, तब तक उस एरिया की एक्सेस किसी को ग्रांट ही नहीं की जाती। सो जब CMS भी रन हो रहा होता है तो ये सारा सेटअप क्लोज होता है। जब रनिंग खत्म होती है तो सबसे पहले एक फिक्स टाइम है जो स्वीपिंग रेडिएशन का टाइम है, उसके बाद रेडिएशन वाली टीम आएगी, वो डिफरेंट जगह से रीडिंग्स लेगी, वो चेक करेगी। जब वो इस चीज पे अपने आप को मुतमईन कर लेंगे कि यहाँ रेडिएशन नहीं है, तब ही लोगों को एक्सेस दी जाती है उस एरिया में। सो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने को बहुत बड़ी अमाउंट में रेडिएशन अब्सॉर्ब की और किसी बीमारी का वजह बनी हो जो उसकी। I think there is no more question, Dr. Ahmed. ओके, So, कुछ क्वेश्चन है अटेंडीज की तरफ से, अगर आप चाहें तो हम वो इकट्ठे मिलके ले लेते हैं। कुछ आंसर आप कर दें, कुछ मैं कर देता हूँ। वन वेरी फनी क्वेश्चन, द लास्ट वन, कि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को रिफ्रेशमेंट कैसे मिलेगी? ये क्वेश्चन प्रॉब्ली डॉक्टर शोएब। अब we can हम पार्सल भी दे सकते हैं, हम उनको तस्वीरें भी भेज सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट है। पहले उन्होंने कहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर तो पहले ये तो आप बता दें कि इसके ह्यूमन एरर्स क्या होंगे और दूसरा इसके एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, काइंडली अगर आप ये रिव्यू कर दें तो। पहला तो डॉक्टर शोएब को अगर आप पर्पस पे बात करना चाहें एक्सपेरिमेंट पे। मैंने गौर नहीं किया क्वेश्चन पे। वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट CMS का पर्पस क्या है बनाने का? और सारा ह्यूमन एरर्स भी। बुनियादी पर्पस पहले जैसे बताया जा रहा था, बुनियादी पर्पस अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का था, जिसमें हमारे पास हिग्स बोसॉन मैक्स गिविंग पार्टिकल अननोन था। हमने उसका, इसके बाद हमारे पास अगर आप देखें बैरियनिक एसिमेट्री है, उसका हमने आंसर करना है। और उसके बाद डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कैंडिडेट हमें नहीं मालूम, तो उनका और कोई मेथड नहीं है अनटिल अनलेस आप बड़े एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन ना करें। तो वन ऑफ देम इज LHC एंड CMS एक्सपेरिमेंट, जो उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। तो बेसिकली जो निचोड़ है इस बात का वो ये है कि कोई भी जो फिजिक्स की थ्योरी होगी, अगर आपने उसको वेरीफाई करना है या रिजेक्ट करना है, आपको एक एक्सपेरिमेंट चाहिए जो वाकई बताए कि क्या ये थ्योरी ठीक है कि नहीं। सो इस केस में हम स्टैंडर्ड मॉडल को बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी है। डॉक्टर अहमद, एक और क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, ये अटेंडीज की तरफ से क्वेश्चन। दोबारा जरा बोलिएगा, थोड़ा सा एक लफ्ज की समझ नहीं आई बीच में। रेडिएशन प्रोटेक्शन का क्या पूछ रहे हैं? In case of emergency, in case of emergency, how do you manage protection from radiation? I mean, रेडिएशन की इमरजेंसी तो नहीं होती ना, इस सेंस में कि जब तक रेडिएशन खत्म नहीं होती
तब तक लोगों को उस एरिया में एक्सेस ही नहीं दी जाती। लेकिन दूसरी इमरजेंसीज हो सकती हैं, गैस लीकेज की, फायर की। मेरे सर हमारे पास डोजिमेट्री की मेजरमेंट एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उस हम बंदे लोग की एक्सेस ब्लॉक कर दी जाती है ऐसे एरियाज एक्सेस में। ब्लॉक हो जाती है, वो बंदा एक फर्दर टाइम के लिए नहीं जा सकता जब तक उसकी रेडिएशन जो है नॉर्मल लेवल पे नहीं आती। तो बेसिकली ये चीजें हम सारी मैनेज करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल करके ना, कि किसको एक्सेस देनी है, कब देनी है, कितनी देर के लिए देनी है और कब ब्लॉक करनी है। सो एक अगर ऐसा दूसरा ये भी है एरिया, कि जिस टाइम हमारे पास कोलिजन हो रही थी उस वक्त हाई रेडिएशन होती है, उस वक्त कोई भी अलाउड नहीं होता उस एरिया में जाने के लिए, तो रेडिएशन इमरजेंसी उस सूरत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब रनिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान तो कोई अलाउड नहीं होता उस केवल एक्सपेरिमेंटल केवल। एक सिर्फ एक्सेप्शन है जहाँ पे वो शुरू में डॉक्टर बिलाल दिखा रहे थे, पीछे एक रेड गेट था जो LHC टनल की तरफ जाता है ना, उसके बैक साइड पे एक इमरजेंसी लिफ्ट इंस्टॉल है। सो अगर आपने नीचे से ऊपर आना हो और दो साइडों पे लिफ्ट इंस्टॉल है, तो अगर एक साइड पे आग लगी फॉर एग्जांपल, आप उस साइड पे नहीं जा सकते, तो एक इमरजेंसी लिफ्ट है। तो बेसिकली वो दरवाजा अगर कोई खोलता है ना, तो उसकी एक सील ब्रेक करनी पड़ती है आपको। अगर आप वो ब्रेक करते हैं तो LHC उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली बीम डंप हो जाती है, अगर आप वो लिफ्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम उस एरिया को कंट्रोल करते हैं जहां कोई जा सकता है रेडिएशन, तो आप उनकी एक्सेस ही ना दें उस एरियाज की। थैंक यू डॉक्टर अहमद। आई थिंक हमें ये सेशन हम क्लोज करते हैं, हमारे पास एक और भी स्पीकर हैं जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ले लेते। यस ऑन करें। हाँ सर जैसे सर मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर आपको शोएब आई है तो आप रिपीट कर देना प्लीज। बिलाल ने कहा कि उन्होंने और आपने 13 साल काम किया यहाँ पे, तो आपने जो जॉब करते हैं वो किस बारे में, और आपने क्या रिसर्च की, कौन सी न्यू चीज आपने इस बारे में डिस्कवर की? अच्छा, पहले तो बिलाल और मेरी PhD का टॉपिक सेम ही है। हमने हिग्स बोसॉन की प्रॉपर्टीज मेजरमेंट पे काम किया। तो शुरू में जब हिग्स बोसॉन डिस्कवर हुआ था तो ये नहीं था पता कि क्या ये वही स्टैंडर्ड मॉडल हिग्स बोसॉन है कि नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं। आप उसकी स्पिन मेजर करें, क्या वही है, आप उसकी पैरिटी मेजर करें, क्या वही है, आप उसका क्रॉस सेक्शन और डिफरेंट दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्शन मेजर करें। सो बेसिकली हमने 5-6 पब्लिकेशंस हैं हम दोनों की हिग्स प्रॉपर्टीज मेजरमेंट पे, जिसपे हमने हिग्स का क्रॉस सेक्शन मेजर किया था। ये हम दोनों का PhD थीसिस था। उसके बाद मैंने एक्सोटिक पार्टिकल्स सर्चेस पे भी कुछ देर काम किया है, जिसमें हमने एक नया पार्टिकल Z प्राइम सर्च करने की कोशिश की थी, जो एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर को। और आजकल जो है वो मैं डबल हिग्स बोसॉन पे काम कर रहा हूँ। और साथ में जो डिटेक्टर साइड पे है, नियॉन सिस्टम में बिलाल DT का रन कोऑर्डिनेटर है और मैं CSC का। तो ये दो नियॉन के अंदर सब सिस्टम है डिफरेंट, 3 में से 2 सब सिस्टम ये हैं, और RPC तीसरा है। Assalamualaikum sir. Myself Faria Batul. I have a question. How have sun experiment affected everyday life? sun experiment Affected everyday life. everyday life। तो बेसिकली आई मीन ये क्वेश्चन पुराने एक से रेलिवेंट ही है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि हमने 100 मीटर अंडरग्राउंड क्यों बनाया। तो आपने खुद ही उसका एक पॉइंट हमें और बता दिया कि 100 मीटर इस वजह से भी है कि एवरीडे लाइफ को ये कोई जो है ना वो इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। तो ये 27 किलोमीटर है, 100 मीटर अंडरग्राउंड है। इस 27 किलोमीटर के ऊपर हाउसिंग्स भी हैं, मार्केट्स भी हैं, रोड्स भी हैं। सो ऊपर जो सरफेस के ऊपर है लाइफ उसी तरह नॉर्मल ही है। मेरे ख्याल में डॉक्टर अहमद दूसरा ये एवरीडे लाइफ का मतलब जो हम डिस्कवरी करते हैं, जहरी बात है अल्टीमेटली व्हेन यू नो थ्योरीज, आपने एक डिस्कवर कर लिया तो फिर उसका ऑफ कोर्स, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, प्रोटॉन डिस्कवर किया तो हमारे पास एटम का वो बना, इसी तरह अब वो
हमें पता है कि मैथ्स कैसे दिया जाता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो आगे हम इसको चलाएंगे, जाहिर बात है। इस तरह तो हाँ जारी बात है, हम बेसिकली फंडामेंटल साइंस करते हैं, लेकिन इससे जो डिस्कवरी होती है वो दूसरी फील्ड्स में फ्लो कर जाती हैं और उससे यूजफुल तो है। फॉर एग्जांपल कैंसर थेरेपी जो रेडिएशन से इलाज होता है, मेडिकल फिजिक्स का सारा। WWE अगर आपको पता हो, WWW वो पहली दफा सन ने यूज की थी एक जगह से डेटा ट्रांसफर दूसरी जगह करने के लिए। आज वो जो हर ग्रेट जगह यूज टेक्नोलॉजी होती है, है और ग्रेट टेक्नोलॉजी है। और कंप्यूटिंग में है। अगर मैं ये कहूँ, पहले मैं बताऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो सारी की सारी सार्न के डाटा से हुई। बिग डाटा पहले अवेलेबल नहीं था। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मैच्योर है तो उसका बेसिकली सर्न के डाटा से बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वो ट्रेनिंग वहीं से हो रही थी। अब वो इम्प्लीमेंटेड है एवरीवेयर, क्या आपने उनके प्रोटोकॉल्स ट्रेंड किए। एक तरह से ये, और दूसरी तरह से इस तरह भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है कि जब सन एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है तो हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, सो एक नीड क्रिएट होती है कि हमें एक मैग्नेट चाहिए या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इस किस्म का चाहिए। तो जब भी कोई नीड क्रिएट होती है उसके अगेंस्ट जो है वो फिर रिसर्च भी होती है, इंडस्ट्रीज वो चीज बताती भी है। सो जनरली टेक्नोलॉजी और इसी तरह फ्लो करते हैं, पहले आप चीज की नीड क्रिएट करते हैं कोई चीज की, और फिर उस पर रिसर्च होती है, और फिर इवेंचुअली हम जो है डॉक्टर अहमद, आई थिंक हमें क्लोज करना है ये सेशन। एक स्पीकर हमारे पास और सर मेरा एक क्वेश्चन है अभी। हम क्यों क्वेश्चन तो अब स्टूडेंट्स जारी बात जितना वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, क्वेश्चन उनको ज्यादा जारी बात। सर लास्ट क्वेश्चन है एक। जी सर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, CMS एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या कोई AI का भी रोल है? AI यूज हो रहा है, या इन फ्यूचर क्या हम AI को इसमें यूज करने जा रहे हैं? AI एक्सटेंसिवली ऑलरेडी यूज हो रहा है। एक पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब शॉर्ट ऑफ टाइम में सिर्फ मैं एक बता देता हूँ कि जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, तो उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोसेस से आया हुआ डेटा होता है। तो आप अपने AI को ट्रेन कर सकते हैं किसी खास किस्म के डेटा को रिकग्नाइज करने के लिए, दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो ये चीज हम फिजिक्स एनालिसिस में बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं कि आप अपने डेटा को ट्रेन करते हैं किसी खास किस्म का सिग्नल को रिकग्नाइज करने के लिए। सो बेसिकली पैटर्न रिकग्नाइजेशन जो होती है, वो तो सन में बहुत सालों से काम हो रहा है उस पे। आई थिंक जारी बात है, जो पहले हम बात कर रहे थे कि AI का जो बूस्ट है वो CMS या सर्न के डाटा के उसने एनालिसिस के लिए AI को यूज करना, ट्रेन करना शुरू किया। तो बहुत ज्यादा यूज है, जो मैं कहूँगा बहुत ज्यादा यूज है AI का फिजिक्स एनालिसिस और डिस्कवरीज में। इसके बगैर आप डिस्कवरीज नहीं कर रहे, आज हो ही सारा AI का यूज रहा है। डॉक्टर अहमद, थैंक यू वेरी मच। हम इस वक्त आपसे लेना चाहेंगे, आपका बहुत टाइम हमने लिया और स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आई थिंक आपसे हम इन टच रहेंगे। बहुत खुशी हुई बहुत सारे यंग माइंड से मिलके। और सो वी क्लोज द सेशन। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द डे एंड थैंक यू वेरी